Namaskar to all of you. Myself Asit Kumar Patnaik. Again, I am coming back to my channel, Asit Government Rule Guru. Today, I will discuss series 3. In this series, I will discuss 25 MCQ questions on administration and finance. It is related to timing. In this series, basically, I emphasize on old pension and NPS, new pension scheme. So my friends, you know that two principal exams around the corner. One is Ekalabya Model Residential School principal exam, and another one UPSC principal exam for Delhi board schools. So definitely this session, definitely it would be interesting one, and it would be beneficial for all of you. So my friends, please subscribe my channel Asit Government Rule Guru so that you can get notification for my upcoming videos. So definitely, already I have committed that I will discuss 1000 questions for these two principal exams. Definitely I will fulfill it. So just you go through my video, definitely it would be useful for you. So now I am going to discuss 25 MCQ questions. Question number 1, qualifying service is to be counted in dash. जो क्वालिफाइंग सर्विस है, जो ओल्ड पेंशन है, जो ओल्ड पेंशन हम जानते हैं कि 1/1/2004 के पहले, जस्ट बिफोर 1/1/2004 ओल्ड पेंशन था. तो उस ओल्ड पेंशन के लिए क्वालिफाइंग सर्विस काउंट किया जाता है. तो वो कैसे काउंट किया जाता है? क्वालिफाइंग सर्विस इज टू बी काउंटेड इन 4 ऑप्शंस आर देयर. बी इट ए कंप्लीटेड ईयर्स, बी इट बी कंप्लीटेड क्वार्टर्स 3 months, be it C completed half years 6 months, be it D completed months. Here answer is be it C completed half years. जो क्वालिफाइंग सर्विस होता है वो कंप्लीटेड हाफ ईयर्स को एक क्वालिफाइंग सर्विस लिया जाता है. ओके, कंप्लीटेड हाफ ईयर्स को एक क्वालिफाइंग सर्विस लिया जाता है. वो आगे मैं डिस्कस करूँगा क्या क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड है और क्या नहीं है. राइट, हियर आंसर इज बिट सी. So question number 2, for the purpose of counting qualifying service, a period of 3 months and above but less than 6 months shall be it treated as completed year, be it be ignored, be it C treated as a completed half year, be it D none of the above. Your answer is be it C treated as a completed half year. जब हम क्वालिफाइंग सर्विस को काउंट करते हैं, जब पीरियड मोर देन 3 months एंड लेस देन 6 months होता है, तो उसको एक कंप्लीटेड हाफ ईयर के आकार में काउंट किया जाता है. ओके, जो क्वालिफाइंग सर्विस होगा वो मोर देन 3 years होगा एंड मोर देन 3 months होगा एंड लेस देन 6 months, तो उसको एक कंप्लीटेड हाफ ईयर माना जाएगा. राइट आंसर इज बिट सी. तो थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि क्या क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड है क्या नहीं है. तो पहले मैं डिस्कस करूंगा. फर्स्ट आई विल डिस्कस व्हिच थिंग्स डज नॉट काउंट एज क्वालिफाइंग सर्विस. फर्स्ट वन जो है उसको ओमिट आउट कर दीजिए. बॉयज सर्विस बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 18 years, इट इज रूल 13B. 2, सर्विस एज अप्रेंटाइज एक्सेप्ट SAS अप्रेंटाइज. जो SAS है वो सबऑर्डिनेट अकाउंट्स सर्विस है. अप्रेंटाइज बेसिकली जो ट्रेनर्स होते हैं. तो सर्विस एज अप्रेंटाइज एक्सेप्ट SAS अप्रेंटाइज, ये भी क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड नहीं होगा. थर्ड वन, सस्पेंशन. If the government servant is awarded a major penalty and the suspension is held to be fully justified, ये भी क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड नहीं होगा. मगर जो सस्पेंशन है एंड सस्पेंशन में मेजर पेनल्टी अवार्ड हुआ और वो फुली जस्टिफाइड है, वो क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड नहीं होगा. ये भी पेंशन रूल जो है, ये रूल 23 में ही, ये सब पेंशन रूल में, क्योंकि पेंशन रूल में ही हम क्वालिफाइंग सर्विस को देखते हैं. डिसमिसल और रिमूवल ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रॉम ए सर्विस और पोस्ट entails forfeiture of his past service. डिसमिसल और रिमूवल ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट, उस होने से जो पास सर्विस फॉरफिट हो जाता है वो भी क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड नहीं होगा. ये रूल 24 में है बेसिकली. पेंशन रूल्स अब देखेंगे क्वालिफाइंग सर्विस के लिए. रेजिग्नेशन फ्रॉम ए सर्विस और पोस्ट ऑनलेस इट इज अलाउड टू बी विथड्रॉन इन पब्लिक इंटरेस्ट एंटेल्स फॉरफीचर ऑफ पास सर्विस, रूल 26. अनऑथराइज्ड एब्सेंस ट्रीटेड एज डाइज नॉन, ये रूल 27. ये सब क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड नहीं होगा. ओवरस्टे ऑफ लीव और ज्वाइनिंग टाइम नॉट रेगुलराइज्ड एज लीव. ओके, जो ज्वाइनिंग टाइम है कि जो आप जितना लीव लिया था वो ओवरस्टे आप रह गए, उससे ज़्यादा आप लीव ले लिए, तो वो रेगुलराइज लीव नहीं हुआ. जो लीव अथॉरिटी है उसको रेगुलराइज नहीं किया, तब वो क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड नहीं होगा. राइट,
अभी देखेंगे क्वालिफाइंग सर्विस में क्या इंक्लूड होगा। फॉलोइंग पीरियड्स काउंट एज क्वालिफाइंग सर्विस। एनी पीरियड ट्रीटेड एज ड्यूटी, एनी लीव पीरियड विथ लीव सैलरी, पीरियड ऑफ डेपुटेशन और फॉरेन सर्विस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, पीरियड ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट, जो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ले रहे हो मेडिकल सर्टिफिकेट देकर, ओके वो भी वैलिड है, वो क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड होगा। यू नो दैट इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव विथ मेडिकल सर्टिफिकेट में हमको लीव सैलरी नहीं मिलता है, मगर वो क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड होगा। पीरियड ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ग्रांटेड ऑन इनएबिलिटी टू अटेंड ऑफिस ड्यू टू सिविल कमोशन, पीरियड ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव फॉर prosecuting हायर टेक्निकल एंड साइंटिफिक स्टडीज, पीरियड ऑफ रीअपॉइंटमेंट ट्रेनिंग इमीडिएटली फॉलोड बाय अपॉइंटमेंट टू ग्रुप C or D post, पीरियड ऑफ प्रोबेशन फॉलोड बाय कन्फर्मेशन, पीरियड आज SAS apprentice, subordinate account service apprentice in Indian Audit and Accounts Department, suspension followed by major penalty where it is specifically ordered by the reinstating authority that period of suspension be counted for service, right? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सस्पेंशन के बाद मेजर पेनल्टी अवार्ड हुआ, मगर उसमें क्लियरली जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो मेंशन किया कि जो पीरियड ऑफ सस्पेंशन है वो क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट किया जाएगा उसको, तो तब काउंट होगा। पीरियड ऑफ सस्पेंशन फॉलोड बाय माइनर पेनल्टी, यदि सस्पेंशन होकर माइनर पेनल्टी अवार्ड होता है वो भी क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड होगा। पीरियड बिटवीन द डेट ऑफ डिसमिसल और रिमूवल और कंपल्सरी रिटायरमेंट एंड द डेट ऑफ रीइंस्टेटमेंट व्हेन रेगुलराइज्ड एज ड्यूटी और लीव। सपोज पहले आपको डिसमिसल कर दिया गया कि रिमूव कर दिया गया कि कंपल्सरी रिटायर कर दिया गया, मगर उसके बाद आपको रीइंस्टेट कर दिया गया, और वो जो पीरियड था उसी में जब जिस डेट में आपको डिसमिसल कर दिया गया और जिस डेट में आपको रीइंस्टेट किया गया उसमें जो पीरियड था उसको क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड किया जाएगा। ओके, व्हेन रेगुलराइज एज ड्यूटी और लीव, वो पीरियड को लीव डिक्लेयर किया जा सकता है और ड्यूटी के आकार में डिक्लेयर किया जा सकता है, वो क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड होगा। पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉलोड बाय परमानेंट अपॉइंटमेंट इन ए पेंशनेबल एस्टेब्लिशमेंट प्रोवाइडेड द एम्प्लॉइज फॉरगोज government's contribution to CPF, contributory provident fund, with interest thereon and other compensation for the contract service. 50% of the period of service paid from contingencies provided the employee is subsequently brought over to a regular establishment. ये सब इंक्लूड होगा क्वालिफाइंग सर्विस में। तो ये दोनों चीज़ आप थोड़ा देख लीजिए, क्या क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड होगा, क्या क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड नहीं होगा, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। और क्वालिफाइंग सर्विस जो हम कैलकुलेट करते हैं वो बेसिकली ओल्ड पेंशन के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से पेंशन मिलता है, राइट। और यहाँ पर जो क्वालिफाइंग सर्विस है वो पीरियड मोर देन 3 months एंड लेस देन 6 months होगा तो एक कंप्लीटेड हाफ ईयर उसको माना जाएगा। चलो ठीक है। नेक्स्ट अदर चीज, प्री रिटायरमेंट सिविल और मिलिट्री सर्विस, प्री एम्प्लॉयड सिविल और मिलिट्री पर्सनल, पीरियड ऑफ सर्विस इन द सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज बिफोर ज्वाइनिंग सर्विस अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, एनी पीरियड ऑफ ब्रेक शैल बी कंडोन्ड, the employee shall however refund to the government the amount of gratuity or employer's contribution received from the autonomous body in which autonomous body no pension scheme. Okay, यदि autonomous body में पेंशन स्कीम नहीं है, जो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन है, आप ऐसा एक सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को गया वहाँ पर पेंशन है, मगर आप पहले जो ऑटोनोमस बॉडी में थे वहाँ पर पेंशन नहीं था, तब वहाँ पर आप ग्रेचुइटी और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन को सरेंडर करेंगे, ओके, और पेंशन के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, तो तब वो भी जो ब्रेक होगा उसमें आप ऑटोनोमस बॉडी का जॉब को आप रेजिग्नेशन देकर जब आप ज्वाइन करोगे उसमें जो ब्रेक पीरियड होगा उसको कंडोन कर दिया जाएगा, तो उसमें क्वालिफाइंग सर्विस में वो इंक्लूड होगा। पीरियड ऑफ फॉरेन सर्विस इन द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट और अदर यूनियन बॉडीज, 50% ऑफ सर्विस रेंडर्ड और अंडर टेम्पररी स्टेटस इन केस ऑफ कैजुअल लेबरर्स ग्रांटेड टेम्पररी स्टेटस, तो ये सब क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड होगा। तो थोड़ा आप इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 को चलेंगे। द एक्सरसाइज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज ड्यू फॉर रिटायरमेंट स्टार्ट्स डैश मंथ्स बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटायरमेंट। जो बेसिकली हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, जो वो एक लिस्ट प्रिपेयर होगा, जो रिटायरमेंट होने वाला है उनका जो एक लिस्ट प्रिपेयर होगा वो कितने मंथ्स पहले, ओके, हाउ मेनी मंथ्स बिफोर द डेट ऑफ रिटायरमेंट एक्चुअली द लिस्ट must be prepared by the head of the department। वो यहाँ पर जो ऑप्शन है 8 months, 6 months, 15 months, 24 months, आंसर है 15 months। The exercise of preparation of list of employees due for retirement starts 15 months before the due date of retirement। ये एक्चुअली जो है ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है वो डिक्लेयर करेगा।
just 15 months before the date of retirement, the list must be prepared. Those type of employees, they are going for retirement. Answer is bit C. चलो अभी हेड ऑफ ऑफिस, द हेड ऑफ ऑफिस अंडरटेक्स द वर्क ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पेंशन पेपर्स डैश मंथ्स in advance before due date of retirement. Four options are there, be it a 5 months, be it be 10 months, be it 12 months, be it D 6 months. जो यहाँ पर जो आंसर है बीट सी है 12 मंथ्स. जो हेड ऑफ ऑफिस है वो जस्ट 12 मंथ्स बिफोर द रिटायरमेंट वो जितना पेंशन पेपर्स है उसको प्रिपेयर करेगा, राइट. तो आंसर इज बीट सी. चलो क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे. when head of office furnish to the retiring government servant a certificate regarding the length of qualifying service and emoluments or average emoluments, तो एक हेड ऑफ ऑफिस वो एक सर्टिफिकेट देता है कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रिलेटेड टू द क्वालिफाइंग सर्विस एंड एमोलूमेंट्स और एवरेज एमोलूमेंट्स. तो when वो कब देता है, रिटायरमेंट के पहले वो कब देता है. यहाँ पर जो ऑप्शन है 10 months प्रायर टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, 9 months प्रायर टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, बीट सी 8 months प्रायर टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, बीट डी 7 months प्रायर टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट. यहाँ पर आंसर है बीट सी 8 months प्रायर टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट. जो डेट ऑफ रिटायरमेंट में है उसके 8 months बिफोर हेड ऑफ ऑफिस वो रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट को जो रिटायर होने वाला है उसको एक सर्टिफिकेट देता है. वो सर्टिफिकेट में क्लियरली मेंशन होता है कि क्वालिफाइंग सर्विस का लेंथ क्या है और क्या एमोलूमेंट्स है और एवरेज एमोलूमेंट्स है पेंशन के लिए, वो एक सर्टिफिकेट देता है. जस्ट इट इज 8 months प्रायर टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट. आंसर इज बिट सी. क्वेश्चन नंबर 7, द हेड ऑफ ऑफिस फॉरवर्ड टू द रिटायरिंग गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर्म 5 फॉर कंप्लीशन एंड रिटर्न डैश. एक फॉर्म 5 हेड ऑफ ऑफिस एक फॉर्म 5 देता है जो रिटायरिंग गवर्नमेंट सर्वेंट को जो रिटायर होने वाला है. तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो फॉर्म 5 को वो कंसर्न एम्प्लॉई वो फिलअप करके हेड ऑफ ऑफिस को देना है. तो ये कब देता है. ओके, द हेड ऑफ ऑफिस फॉरवर्ड टू द रिटायरिंग गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर्म 5 फॉर कंप्लीशन एंड रिटर्न डैश 7 months प्रायर टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, 6 months प्रायर टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, 5 months प्रायर टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, 4 months प्रायर टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट. यहाँ पर जो है आंसर बीट बी 6 months प्रायर टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट. ओके, 6 months प्रायर टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट हेड ऑफ ऑफिस एक जो फॉर्म 5 देता है जो रिटायरिंग गवर्नमेंट सर्वेंट को वो उसको फिलअप करके रिटर्न करना है, राइट. तो आंसर है बीट बी, राइट. चलो क्वेश्चन नंबर 8, द हेड ऑफ ऑफिस डैश मंथ्स प्रायर ऑफ द डेट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट shall forward to accounts officer form 5 and form 7 daily completed with a covering letter in form 8. तो यहाँ पर जो ऑप्शन है 4 options are there. One is 3, bit B 4, bit C 5, bit D 6. तो यहाँ पर जो आंसर है bit B 4 है. यहाँ पर जो है जो हेड ऑफ ऑफिस है वो फॉर्म 5 एंड फॉर्म 7 को दोनों को एक कवरिंग लेटर होता है. वो कवरिंग लेटर एक्चुअली इसको फॉर्म 8 कहा जाता है. ओके, कंप्लीटेड ए कवरिंग लेटर इन फॉर्म 8. तो फॉर्म जो 8 है उसके अंदर एक कवरिंग लेटर है, उसके साथ फॉर्म 5 एंड फॉर्म 7 को वो भेजता है अकाउंट्स ऑफिसर को. तो बेसिकली फॉर्म 5 को कंसर्न एम्प्लॉय बेसिकली जो रिटायर होने वाला है वो फॉर्म 5 को फिलअप करेगा. अभी हम डिस्कस किए 6 months प्रायर टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट हेड ऑफ ऑफिस फॉर्म 5 देता है रिटायरिंग गवर्नमेंट सर्वेंट को, और जो फॉर्म 7 है वो हेड ऑफ ऑफिस फिलअप करता है, राइट. जो फॉर्म 7 है हेड ऑफ ऑफिस फिलअप करता है. तो ये दोनों फॉर्म को फिलअप करके एक कवरिंग लेटर होता है. ओके, कवरिंग लेटर के साथ विथ कवरिंग लेटर इन फॉर्म 8, फॉर्म 8 में एक कवरिंग लेटर होता है और उसके साथ फॉर्म 5 फॉर्म 7 को फिलअप करके वो अकाउंट्स ऑफिसर को देता है. जस्ट इट इज 4 months प्रायर टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द कंसर्न एम्प्लॉय. आंसर इज बिट बी. चलो क्वेश्चन नंबर 9, द अकाउंट्स ऑफिसर इशू पीपीओ पेंशन पेमेंट ऑर्डर डैश बिफोर द डेट ऑफ रिटायरमेंट. जो अकाउंट्स ऑफिसर कब पेंशन पेमेंट ऑर्डर को इशू करेगा जस्ट बिफोर द डेट ऑफ रिटायरमेंट. 4 options आर देयर, बीट ए 3 months, बीट बी 4 months, बीट सी 2 months, बीट डी 1 month. आंसर इज बीट डी 1 month. The accounts officer issue pension payment order 1 month before the date of retirement. Answer is bit D. So question number 10, the head of office of the government servant would undertake the work of preparing pension papers
including verification of service and complete the particulars required in form dash। जो अभी मैं बताया फॉर्म 5 को एक्चुअली जो रिटायरिंग गवर्नमेंट सर्वेंट है वो फिलअप करता है। एक्चुअली जो फॉर्म 7 है उसको हेड ऑफ ऑफिस फिलअप करता है। वो फॉर्म 7 में एक्चुअली यहाँ पर जो आंसर है जो फॉर्म है फॉर्म 7 है, आंसर इज बिट सी। ये फॉर्म 7 में क्लियरली मेंशन होता है प्रिपेयरिंग पेंशन पेपर। बेसिकली द हेड ऑफ ऑफिस ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट वुड अंडरटेक द वर्क ऑफ पेंशन प्रिपेयरिंग पेंशन पेपर्स इंक्लूडिंग वेरिफिकेशन ऑफ सर्विस एंड कंप्लीट द पर्टिकुलर्स रिक्वायर्ड इन फॉर्म 7। फॉर्म 7 को हेड ऑफ ऑफिस फिलअप करता है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10, चलो क्वेश्चन नंबर 11, ए पर्सन जॉइन्स सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस इन द मंथ ऑफ जून 2021, व्हेन विल द डिडक्शंस टुवर्ड्स टायर 1 कंट्रीब्यूशन ऑफ एनपीएस स्टार्ट फ्रॉम हिज पे बिल। ये कुछ एनपीएस के ऊपर न्यू पेंशन स्कीम जो 1/1/2004 से लागू हुआ है उसके ऊपर। सो व्हेन विल द डिडक्शंस टुवर्ड्स टायर 1 कंट्रीब्यूशन ऑफ एनपीएस स्टार्ट फ्रॉम हिज पे बिल। यदि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट मंथ ऑफ जून 2021, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, मंथ ऑफ जून में एक्चुअली ज्वाइन किया था, तो उसका जो पे बिल से डिडक्शन हुआ टायर 1 कंट्रीब्यूशन जो कंट्रीब्यूशन है अभी जो 10% है, बेसिकली बेसिक प्लस डीए का 10% एक्चुअली कंसर्न एम्प्लॉई का सैलरी से डिडक्ट होता है और वो बेसिक प्लस डीए होता है उसका 10%। और जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन होता है वो 14% है। वो 1/4/2019 से लागू है, 1 अप्रैल 2019 से, आप जानते हो। तो जब जून में वो ज्वाइन किया था तब उसका जो डिडक्शन हुआ उसका पे बिल से वो कब से हुआ, तो जस्ट नेक्स्ट मंथ से हुआ। तो इट मीन्स फ्रॉम जुलाई 2021, आंसर इज बिट ए, राइट। तो यहाँ पर क्लैरिफिकेशन देख लीजिए, कंट्रीब्यूशन स्टार्ट्स फ्रॉम द सैलरी ऑफ द मंथ फॉलोइंग द मंथ इन विच द गवर्नमेंट सर्वेंट आर ज्वाइंट सर्विस, नो रिकवरी विल बी मेड फॉर द मंथ ऑफ ज्वाइनिंग, राइट। तो जिस मंथ में वो ज्वाइन किया वेरी नेक्स्ट मंथ से उसका पे बिल से उसका कंट्रीब्यूशन डिडक्ट होता है, राइट। जो 10% होता है बेसिक पे प्लस डीए वो डिडक्ट होता है नेक्स्ट मंथ से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम व्हिच डेट इज द रिवाइज डेट ऑफ मंथली कंट्रीब्यूशन एट द रेट ऑफ 14% बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट गिवन इफेक्ट। अभी जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन है वो 14% है, वही बेसिक पे प्लस डीए हमारा कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है वो 10% होता है, वैसा ही बेसिक पे प्लस डीए का जो कंट्रीब्यूशन 14% होगा गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन, ठीक है। वो कब से लागू हुआ ये अभी मैं बताया था 1 अप्रैल 2019, 1/4/2019, आंसर इज बिट डी, राइट। नेक्स्ट वन, ए सब्सक्राइबर परमिटेड ए पार्शियल विथड्रॉल फ्रॉम द पेंशन फंड अंडर एनपीएस इफ ही शुड हैव बीन इन द एनपीएस फॉर ए पीरियड ऑफ डैश फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। उसको थोड़ा मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ कि जो सब्सक्राइबर है वो पार्शियल विथड्रॉल कर सकता है, उसका जो शेयर है गवर्नमेंट शेयर से नहीं, उसका जो खुद का शेयर है उससे वो पार्शियली विथड्रॉल कर सकता है, मगर उसका जो सर्विस मिनिमम सर्विस एटलीस्ट 3 इयर्स होना चाहिए। एटलीस्ट 3 इयर्स मिनिमम सर्विस के बाद वो पार्शियल विथड्रॉल कर सकता है उसका शेयर का, ओके। जो अभी एक्चुअली थ्री टाइम्स एक्चुअली हम पार्शियल विथड्रॉल कर पाएंगे ड्यूरिंग सर्विस, और उसमें एक टाइम में हम 25% मैक्सिमम 25% ऑफ द शेयर ऑफ द एम्प्लॉई, ओके। जो 3 बार हम पार्शियल विथड्रॉल कर पाएंगे पूरा सर्विस में, और एक बार जो हम विथड्रॉल करेंगे वो मैक्सिमम 25% जो हमारा शेयर का होगा। तो मगर यहाँ पर जो पार्शियल विथड्रॉल हम करेंगे एटलीस्ट कितने साल का सर्विस होना चाहिए, एटलीस्ट 3 ईयर सर्विस होने के बाद। तो वही क्वेश्चन पूछा है, एटलीस्ट 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग ए सब्सक्राइबर परमिटेड ए पार्शियल विथड्रॉल फ्रॉम द पेंशन फंड अंडर एनपीएस इफ ही शुड हैव बीन इन द एनपीएस फॉर ए पीरियड ऑफ एटलीस्ट 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, आंसर इज बिट बी। चलो क्वेश्चन नंबर 14, ये अनदर क्वेश्चन है वही एनपीएस के ऊपर, डैश टाइम्स कैन विथड्रॉल अंडर एनपीएस बी अलाउड ड्यूरिंग एंटायर टेन्योर ऑफ सब्सक्रिप्शन। अभी मैं बताया जो एंटायर सर्विस में हम 3 टाइम्स एक्चुअली हम पार्शियल विथड्रॉल कर सकते हैं जो हमारा शेयर है, ओके। तो एक बार मैक्सिमम 25% हमारा जो शेयर है उसका हम पार्शियल विथड्रॉल करेंगे तो मैक्सिमम 3 टाइम्स पार्शियल विथड्रॉल होगा, ओके। तो आंसर इज बीट सी, मैक्सिमम 3 टाइम्स, ओके, कैन विथड्रॉल अंडर एनपीएस बी अलाउड ड्यूरिंग एंटायर टेन्योर ऑफ सब्सक्रिप्शन, आंसर इज बीट सी।
चलो, ए पार्शियल विथड्रॉल ऑफ एक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ ऑफ द सब्सक्राइबर नॉट एक्सीडिंग डैश ऑफ द कंट्रीब्यूशंस मेड बाय द सब्सक्राइबर इज परमिटेड। अभी हम डिस्कस किए कि 3 टाइम्स हम पार्शियल विथड्रॉल कर सकते हैं। जो 3 टाइम्स है, इट मीन्स 1 टाइम में हम जो पार्शियल विथड्रॉल करेंगे वो हमारा शेयर का, जो हमारा एक्यूमुलेटेड, जो हमारा शेयर का कितना परसेंट होगा, तो वो मैक्सिमम 25% होगा हमारा शेयर का, राइट। तो ये पार्शियल विथड्रॉल ऑफ एक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ ऑफ द सब्सक्राइबर नॉट एक्सीडिंग 25% ऑफ द कंट्रीब्यूशंस मेड बाय द सब्सक्राइबर इज परमिटेड। आंसर इज बिट सी। चलो, क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन आ सकता है। सब्सक्राइबर शुड बी इन एनपीएस एटलीस्ट फॉर 3 ईयर्स। तो एटलीस्ट 3 ईयर्स के बाद पार्शियल विथड्रॉल ओके कंसर्न एम्प्लॉय कर सकता है। विथड्रॉल अमाउंट विल नॉट एक्सीड 25% ऑफ द कंट्रीब्यूशंस मेड बाय द सब्सक्राइबर। Withdrawal can happen maximum of 3 times during the entire tenure of subscription. Withdrawal is allowed only against the specified reasons, for example. तो किस लिए विथड्रॉल होगा, तो उसका रीजन्स है, आपको देना पड़ेगा। हायर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, मैरिज ऑफ चिल्ड्रन, फॉर द परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस इन स्पेसिफाइड कंडीशंस, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ क्रिटिकल इलनेस, ये सब रीजन्स है। इसी रीजन को देकर हम पार्शियल विथड्रॉल कर सकते हैं, राइट। चलो, यहाँ पर विद इन हाउ मेनी डेज शुड द ऑप्शन बी एक्सरसाइज्ड बाय द एनपीएस सब्सक्राइबर ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर फॉर कंटिन्यूइंग टू कंट्रीब्यूट टू हिज रिटायरमेंट अकाउंट बियॉन्ड द एज ऑफ 60 ईयर्स और सुपर अन्वेषण आज द केस में बी टू द सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी। जो हमारा रिटायरमेंट तक जो हमारा कंट्रीब्यूशन होगा, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन होगा, मगर रिटायरमेंट के बाद भी हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, मगर ओनली हम कंट्रीब्यूट करेंगे वॉलंटरली, उसमें कोई गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद हम खुद ऑप्शन दे सकते हैं कि हम कंट्रीब्यूट करेंगे, हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, मगर हम ऑप्शन देंगे कि हम 60 ईयर्स के हमारा रिटायरमेंट के बाद भी हम कंट्रीब्यूट करेंगे। तो जस्ट बिफोर द रिटायरमेंट, इट मीन्स हाउ मेनी डेज बिफोर द रिटायरमेंट हमको इन्फॉर्म करना पड़ेगा एनएसडीएल क्रा को। तो वही क्वेश्चन है। तो 15 डेज, आंसर इज बीट सी, 15 डेज प्रायर टू अटेनिंग 60 ईयर्स और सुपर अन्वेषण। ओके, जस्ट जो हमारा सुपर अन्वेषण डेट है उसका 15 डेज बिफोर हमको इन्फॉर्म करना है क्रा को कि रिटायरमेंट के बाद में मेरा एनपीएस अकाउंट में मैं कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं, और ये वॉलंटरली आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, राइट। तो आंसर इज बीट सी। क्वेश्चन नंबर 17, कैन ए रिटायर्ड सब्सक्राइबर में एनपीएस विथड्रॉ लॉम्प सम अमाउंट इन फेज्ड मैनर। हम जानते हैं कि रिटायरमेंट के बाद जो एक्यूमुलेटेड वेल्थ है उसका 60% हमको मिल जाएगा, और उसका जो 40% है हम एन्युइटी शेयर के ऊपर इन्वेस्ट करके हमको पेंशन मिलेगा। तो वो आपको ऑप्शन देना है, मगर जो हम विथड्रॉल करेंगे वो 60% होगा एक्यूमुलेटेड वेल्थ का, ओके। और जो एन्युइटी होगा वो 40% होगा, वो ऑप्शन है। आप ये भी ऑप्शन है कि आप सपोज 40% से ज़्यादा आप एन्युइटी शेयर खरीदना चाहते हो। सपोज आप अभी आपका जो एक्यूमुलेटेड वेल्थ है, रिटायरमेंट के बाद जो एक्यूमुलेटेड वेल्थ है, आप 60% उसका इन्वेस्ट करना चाहते हो एन्युइटी शेयर में, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 40% विथड्रॉल करोगे और 60% करोगे। मगर जो ऑप्शन है, एक्चुअली रूल है, तो अभी जो रूल है वो 60% हमको मिल जाएगा, और जो 40% रहेगा एक्यूमुलेटेड वेल्थ का उसको हम एन्युइटी शेयर के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे और हमको पेंशन मिलेगा। मगर जो विथड्रॉल हम करेंगे, जो लॉम्प सम विथड्रॉल करेंगे, अभी मैं बताया जो 60% हम हमारा एक्यूमुलेटेड वेल्थ का विथड्रॉल करेंगे, तो उसको क्या हम फेज्ड मैनर हम विथड्रॉल कर सकते हैं? तो वही उसके ऊपर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, बीट एस अप टू 10 इंस्टॉलमेंट्स ओवर द पीरियड फ्रॉम 60 ईयर्स टू 70 ईयर्स, बीट बी नो, बीट सी एस अप टू 5 इंस्टॉलमेंट्स ओवर द पीरियड फ्रॉम 60 ईयर्स टू 70 ईयर्स, बीट डी एस अप टू 10 इंस्टॉलमेंट्स ओवर द पीरियड फ्रॉम 60 ईयर्स टू 80 ईयर्स। Here answer is bit A, S up to 10 installments over the period from 60 years to 70 years। हमारा जो accumulated wealth का जो सपोज 60% हम, अभी जो रूल है 60% हम विथड्रॉल करेंगे, उसको फेज्ड मैनर हम विथड्रॉल करेंगे, एक ही समय में हम नहीं लेंगे। तो उसका ऑप्शन है हम 10 इंस्टॉलमेंट्स में ओवर द पीरियड फ्रॉम 60 years to 70 years ले सकते हैं। आंसर इज बिट ए, राइट। चलो, क्वेश्चन नंबर 18, एनपीएस वाज मेड अवेलेबल टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया फ्रॉम डैश। अभी सभी सिटीजन्स के लिए एनपीएस है, तो कोई भी एनपीएस में इन्वेस्ट कर सकता है। तो ये सभी के लिए कब से लागू हुआ ना? May 1, 2009। आंसर इज बिट बी, एनपीएस वाज मेड अवेलेबल टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया फ्रॉम May 1, 2009। तो वॉल्यूंटरीली एनपीएस में कोई भी सिटीजन कंट्रीब्यूट कर सकता है।
Okay, answer is bit B. So question number 18. If an application for accepting a commercial employment within 1 year after retirement, no communication is received from the government within dash days, the permission shall be deemed to have been granted. कोई कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट सपोज जो ग्रुप ए ऑफिसर है वो रिटायरमेंट के बाद कोई कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो रिटायरमेंट के बाद विद इन 1 ईयर वो गवर्नमेंट को परमिशन लेना है. बिना गवर्नमेंट परमिशन से सपोज वो जो रिटायर्ड एम्प्लॉय है वो सपोज कोई कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट में ज्वाइन कर लिया बिना परमिशन से, तो गवर्नमेंट का राइट है उसका पूरा पेंशन को अपहोल्ड कर सकता है और एक पार्ट ऑफ द पेंशन को अपहोल्ड कर सकता है. तो इसलिए गवर्नमेंट का परमिशन बहुत जरूरी है. ओके, जो है इफ एन एप्लीकेशन फॉर एक्सेप्टिंग ए कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट विद इन 1 ईयर आफ्टर रिटायरमेंट, तो रिटायरमेंट के बाद विद इन 1 ईयर तो गवर्नमेंट का परमिशन लेना है. यदि गवर्नमेंट परमिशन देता है तो कोई कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट में ज्वाइन कर सकता है. ओके, जो ग्रुप ए ऑफिसर है तो वही दिया है. इफ एन एप्लीकेशन फॉर एक्सेप्टिंग ए कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट विद इन 1 ईयर आफ्टर रिटायरमेंट, नो कम्युनिकेशन इज रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट विद इन डैश डेज, विद इन 60 डेज, द परमिशन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन ग्रांटेड. तो हम एप्लीकेशन देंगे विद इन 1 ईयर आफ्टर रिटायरमेंट कि मुझे कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट में ज्वाइन करना है, डिटेल्स देना है. सपोज उसको 60 डेज के अंदर गवर्नमेंट, इट मीन्स हमको कोई मैसेज नहीं मिला कि गवर्नमेंट अप्रूव किया कि नहीं, तो ऑटोमेटिकली 60 डेज के बाद ये माना जाएगा कि गवर्नमेंट उसको परमिशन दे दिया, क्योंकि 60 डेज के अंदर गवर्नमेंट इन्फॉर्म कर देता है कि गवर्नमेंट उसको अप्रूव किया कि नहीं किया. तो ऑलरेडी 60 डेज क्रॉस हो जाता है तो हमको मालूम पड़ता है कि गवर्नमेंट हमको परमिशन दे दिया कि हम कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट में ज्वाइन कर सकते हैं. तो आंसर इज बीट डी, 60 डेज. Question number 19. If the permission for accepting a commercial employment is refused or granted conditionally, the applicant may take a representation against it within dash days of receipt of the order. सपोज अभी क्या है, जो सपोज रिटायरमेंट के बाद विद इन 1 ईयर तो परमिशन लेना है. सपोज एप्लीकेशन जमा किया गया गवर्नमेंट का परमिशन के लिए, मगर गवर्नमेंट रिफ्यूज़ कर दिया. गवर्नमेंट रिफ्यूज़ कर दिया कि आप कि कोई ऐसा कंडीशन दे दिया, कोई कुछ कंडीशनल एक मीन्स प्रोसीजर फॉलो किया गया. तो उसमें जो अब एप्लीकेंट वो ऑर्डर को रिसीव किया, तब वो दिया है कि वो रिप्रेजेंटेशन दे सकता है विद इन डैश डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ द ऑर्डर, तो विद इन 30 डेज. ओके, आंसर इज बीट बी. तो जब हमको ऑर्डर रिसीव होगा उसका 30 डेज के अंदर हम एक रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं. यदि गवर्नमेंट रिफ्यूज़ कर देता है कि कोई कंडीशन में सपोज अप्रूव करता है कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट के लिए, ओके, वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा विद इन 30 डेज. आंसर इज बीट बी. चलो क्वेश्चन नंबर 20 को चलेंगे. इफ द गवर्नमेंट सर्वेंट अप्लाइज फॉर कम्यूटेशन ऑफ हिज पेंशन 3 months बिफोर द डेट ऑफ हिज सुपरएनुएशन, द कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन बिकम्स पेबल ऑन डैश. तो जो कम्यूटेड पेंशन है, एक पेंशन फिक्स होता है. जब पेंशन फिक्स हो गया तो जो रूल है उसका मैक्सिमम 40% हम एक ही समय एक एक्यूमुलेटेड अमाउंट हम ले सकते हैं. तो हम 40% पेंशन, मैक्सिमम 40% हम कम्यूट कर सकते हैं. तो मैक्सिमम सपोज 40% कम्यूट कर दिए तो जो पेंशन फिक्स हुआ है उसका 60% पेंशन आपको मिलेगा. और ये जो कम्यूटेड पेंशन है उसका एक कम्यूटेड फैक्टर होता है एज के हिसाब से. ठीक है, उसका फॉर्मूला है, आगे में हम एक एग्जाम्पल में डिस्कशन करेंगे. मगर यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन आपको याद रखना है कि जो पेंशन कम्यूट होगा कि एक ही समय सपोज जो रिटायर्ड एम्प्लॉई है वो चाहता है कि पेंशन का कुछ पार्ट जो है वो बेच देगा और एक ही समय वो पैसा ले जाएगा, तो मैक्सिमम 40% वो कम्यूट कर सकता है. मैक्सिमम 40% अब जो पेंशन फिक्स हुआ है उसका मैक्सिमम 40% वो उसको बेच सकता है और एक लॉम सम अमाउंट वो ले सकता है. ठीक है, तो यहाँ पर दिया है कि यदि सुपरएनुएशन के पहले 3 months बिफोर द डेट ऑफ सुपरएनुएशन वो कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन के लिए अप्लाई किया है, तो उसको जो कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन बिकम्स पेबल ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन, द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, द डेट ऑफ रिटायरमेंट, द डेट नेक्स्ट फॉलोइंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट. तो आंसर इज बीट डी. जिस डेट में आप रिटायरमेंट हो गया ना, वेरी नेक्स्ट डे आपको वो कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन आपको मिल जाएगा. यदि आप 3 months बिफोर द सुपरएनुएशन आप अप्लाई किया है, ओके, कम्यूटेशन के लिए. तो आंसर इज बीट डी. क्वेश्चन नंबर 21. इफ ए गवर्नमेंट पेंशनर applies for commutation of his pension after his superannuation
within 1 year of his superannuation the commuted value of pension becomes payable on dash। हमको यहाँ पर याद रखना है कि रिटायरमेंट के बाद हम कम्यूटेशन के लिए अप्लाई करते हैं विद इन 1 ईयर, तो वहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं होगा। मगर रिटायरमेंट के बाद आफ्टर 1 ईयर ऑफ द रिटायरमेंट यदि आप कम्यूटेशन के लिए आप अप्रोच करते हो तो वहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन का ज़रूरत है। यदि विद इन 1 ईयर ऑफ रिटायरमेंट आप पेंशन का कुछ कम्यूट करना चाहते हो तो उसमें मेडिकल एग्जामिनेशन का ज़रूरत नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर दिया है यदि आफ्टर सुपर अन्वेषण और विद इन 1 ईयर इफ द पेंशनर अप्लाइज फॉर कम्यूटेशन ऑफ हिज पेंशन, तो उसको कब पेबल होगा? द कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन पे बिकम्स पेबल ऑन डैश द डेट ऑफ रिटायरमेंट, द डेट ऑफ एप्लीकेशन, द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन बाय द हेड ऑफ ऑफिस, डी नॉन ऑफ द अबव, द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन बाय द हेड ऑफ ऑफिस। आंसर इज बिट सी। जिस डेट में हेड ऑफ ऑफिस को आपका एप्लीकेशन मिलेगा कम्यूटेशन के लिए उसी डेट में जो कम्यूटेड वैल्यू ऑफ द पेंशन है वो रिलीज होगा। राइट, आंसर इज बिट सी। चलो क्वेश्चन नंबर 22, द कम्यूटेड फैक्टर इज बेस्ड ऑन। मैं अभी बताया था जो कम्यूटेड फैक्टर है, कम्यूटेड फैक्टर एक एग्जांपल में दे दूंगा आगे में। जो कम्यूटेड फैक्टर है वो एक्चुअली एज के हिसाब से कम्यूटेड फैक्टर होता है। ओके, जो आपका डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से होता है। तो वहां पर देखिए ऑप्शन दिया गया है, द कम्यूटेशन फैक्टर इज बेस्ड ऑन द एज ऑफ पेंशनर ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट, द एज ऑफ पेंशनर ऑन नेक्स्ट बर्थडे, द एज ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन, द एज ऑफ 60 ईयर्स इन ऑल केसेस। आंसर इज बीट बी, द एज ऑफ पेंशनर ऑन नेक्स्ट बर्थडे, द एज ऑफ पेंशनर ऑन नेक्स्ट बर्थडे। ओके, जो नेक्स्ट बर्थडे होगा आपका तो उसके हिसाब से कम्यूटेड फैक्टर होता है, एक टेबल है, एक कम्यूटेड फैक्टर होगा। तो जैसे आप सपोज अभी रिटायर हो गए तो आपका जो 60 सपोज बर्थ डेट होगा, क्योंकि 60 एज कंप्लीट हो गया तो आपका 60 फास्ट स्टार्ट हो गया, तो उसके हिसाब से एक कम्यूटेड फैक्टर है। 60 फास्ट की, 60 सेकेंड की, 60 थर्ड, उसके हिसाब से कम्यूटेड फैक्टर है। उसका एक एग्जाम्पल में मैं डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पर लेना है द एज ऑफ पेंशनर ऑन नेक्स्ट बर्थडे। आंसर इज बिट बी। Question number 23, commuted portion of pension will be restored on the expiry of 15 years from the date of retirement if the commutation amount is received in the dash month of retirement। हम जानते हैं, हम सपोज जो रूल है हमारा पेंशन का मैक्सिमम 40% हम कम्यूट कर सकते हैं, तो वो रिटर्न हो जाए आफ्टर 15 ईयर्स, वो ऑटोमेटिकली रिटर्न आ जाएगा। राइट, वो रूल है कि आफ्टर 15 ईयर्स वो ऑटोमेटिकली रिटर्न आ जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन विल बी रिस्टोर्ड ऑन द एक्सपायरी ऑफ 15 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट इफ द कम्यूटेशन अमाउंट इज रिसीव्ड इन द डैश मंथ ऑफ रिटायरमेंट। ये आंसर है बीट ए, फास्ट मंथ। यदि आपको फास्ट मंथ ऑफ रिटायरमेंट जो आपका आप जिस मंथ में रिटायर हो गए वेरी नेक्स्ट मंथ आपका फर्स्ट मंथ होगा। ओके, फर्स्ट मंथ ऑफ रिटायरमेंट, तो आपको ऑटोमेटिकली वो 15 ईयर्स के बाद वो ऑटोमेटिकली वो जितना जो मैक्सिमम 40% हम कम्यूट करेंगे तो हमको कितना पेंशन मिलेगा, जो पेंशन फिक्स होगा उसका 60% मिलेगा। तो ऑटोमेटिकली जो सपोज मेरा एग्जांपल में अभी 40% आप कम्यूट कर दिए तो आपको अभी 60% जो पेंशन फिक्स से मिल रहा है तो ऑटोमेटिकली वो रिस्टोर हो जाएगा आफ्टर 15 ईयर्स। राइट, आंसर इज बीट ए। 24, ऑल पेंशनर्स अप्लाइंग फॉर कम्यूटेशन आफ्टर डैश फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट कम्यूट देयर पेंशन आफ्टर मेडिकल एग्जामिनेशन। मैं अभी बताया था यदि इट मीन्स 1 ईयर आफ्टर रिटायरमेंट, विद इन 1 ईयर, ओके, आफ्टर रिटायरमेंट, विद इन 1 ईयर आफ्टर रिटायरमेंट आपको कम्यूटेशन के लिए अप्लाई करोगे तो वहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन का जरूरत नहीं है। मगर 1 ईयर के बाद, ओके, 1 ईयर के बाद आप पेंशन को कम्यूट करना चाहते हो तब आपको मेडिकल एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। तो वही ऑल पेंशनर्स अप्लाइंग फॉर कम्यूटेशन आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट कम्यूट देयर पेंशन आफ्टर मेडिकल एग्जामिनेशन। विद इन 1 ईयर है तो कोई मेडिकल एग्जामिनेशन का जरूरत नहीं है, मगर 1 ईयर से ज़्यादा हो जाएगा तो आपको मेडिकल रिपोर्ट देना है। ओके, तो आपका पेंशन का कुछ पार्ट कम्यूट करने के लिए। राइट, तो आंसर इज बीट सी। यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए, कम्यूटेशन विदाउट मेडिकल एग्जामिनेशन, किस कंडीशन में विदाउट मेडिकल एग्जामिनेशन, कम्यूटेशन विदाउट मेडिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ पेंशनर्स अप्लाई फॉर कम्यूटेशन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर,
ओके, रिकॉन्ड फ्रॉम द रेट ऑफ रिटायरमेंट इन केस ऑफ सुपर अन्वेषण पेंशन। ये रूल 35 पेंशन रूल का रूल 35 में है। रिटायरिंग पेंशन जो वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट लेते हैं उसको, उनको जो पेंशन मिलता है वो रिटायरिंग पेंशन, वो रूल 36 पेंशन रूल में है। और ये कॉम्पेंसेशन पेंशन, ये रूल 39 पेंशन रूल में है। कॉम्पेंसेशन पेंशन क्या है, जैसे आपका जो परमानेंट पोस्ट वो अबोलिश हो गया और अभी आपका जो पोस्ट मिल रहा है वो सपोज इक्वल स्टेटस का नहीं है कि एक लोअर पोस्ट आपको मिल रहा है, आप उसको डिनाई कर दिया। जो आपका पोस्ट था वो अबोलिश हो गया, आपको अभी जो पोस्ट मिल रहा है वो लोअर पोस्ट है कि उसका इक्वल स्टेटस का पोस्ट नहीं है, आप डिनाई कर देते हो, तब केस में आपको कॉम्पेंसेशन पेंशन मिलता है। तो ये तीनों केस में आप पेंशन को कम्यूट करना चाहते हो तो विद इन 1 ईयर आपको कम्यूट करना है, वहां पर मेडिकल एग्जामिनेशन का जरूरत नहीं है। और एक है कोई डिपार्टमेंटल और जुडिशियल प्रोसीडिंग चल रहा है। ओके, जब जुडिशियल और डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चल रहा है उसके अंदर आप पेंशन को कम्यूट नहीं कर सकते। जिस दिन में ऑर्डर मिल जाएगा कि आप उससे एक्जोनरेट हो गए, जो डिपार्टमेंटल और जुडिशियल प्रोसीडिंग से एक्जोनरेट हो गए, तो जिस डेट में ऑर्डर आ जाएगा उससे फिर 1 ईयर के अंदर आप कम्यूट करना चाहते हो तो वहां पर मेडिकल एग्जामिनेशन का जरूरत नहीं है। द डेट ऑफ इश्यू ऑफ फाइनल ऑर्डर्स इन द केस ऑफ पेंशन ग्रांटेड ऑन फाइनलाइजेशन ऑफ डिपार्टमेंटल और जुडिशियल प्रोसीडिंग एंड इश्यू ऑफ फाइनल ऑर्डर्स देयरऑन। समझ में आ गया? ये कम्यूटेशन विदाउट मेडिकल एग्जामिनेशन। कम्यूटेशन आफ्टर मेडिकल एग्जामिनेशन, ओके, मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद पेंशन को कम्यूट किया जाएगा। ओके, जो मैक्सिमम 40% जो पेंशन फिक्स हुआ है उसका मैक्सिमम 40% कम्यूट किया जाएगा, तो उसको आफ्टर मेडिकल एग्जामिनेशन क्या, रिटायर्ड ऑन इनवैलिडेशन। इनवैलिडेशन क्या है, आप फिजिकली अनफिट हो सर्विस के लिए, तब आपको जो पेंशन मिलता है, ओके, वो रिटायर्ड ऑन इनवैलिडेशन। वहां पर मेडिकल एग्जामिनेशन का जरूरत है, वहां पर मेडिकल रिपोर्ट का जरूरत है आपको पेंशन को कम्यूट करने के लिए। तो जो इनवैलिडेशन पेंशन है वो वही है, आप फिजिकली अनफिट हो टू रेंडर द सर्विस, ओके, वो रूल 38 पेंशन रूल में है। रिटायर्ड कंपल्सरली एज ए मेजर पेनल्टी। सपोज जैसे आपको मेजर पेनल्टी में आपको रिमूव कर दिया गया, कि आपको डिसमिस कर दिया गया, कंपल्सरी रिटायर कर दिया गया, आपको कंपल्सरीली रिटायर कर दिया गया पेनल्टी से, कंपल्सरी रिटायर कर दिया गया, तो उसमें एक भी पेंशन मिलता है। तो उसमें जो पेंशन मिलेगा वो जो कंपेंसेशन पेंशन है ना, बेसिकली मैं बताया था पहले, कंपेंसेशन उसका 2/3 से कम नहीं होगा, राइट। तो रिटायर्ड कंपल्सरी एज ए मेजर पेनल्टी से आपको कंपल्सरी रिटायर कर दिया जाता है। उसमें जो पेंशन मिलता है, सपोज जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, सपोज वो पेंशन के लिए आपका नाम को कंसिडर करता है, तो उस केस में मेडिकल एग्जामिनेशन चाहिए पेंशन को कम्यूट करने के लिए। इन रिसिप्ट ऑफ कंपासियोनेट अलोवेंस, ये जो कंपासियोनेट अलोवेंस है, जब आपको रिमूव कर दिया गया सर्विस से और डिसमिस कर दिया गया, जो मेजर पेनल्टी होगा, जो आपको मेजर पेनल्टी में अवॉर्ड कर दिया गया, रिमूवल और डिसमिसल, ओके, जो रिमूवल डिसमिसल कर दिया गया और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वहां पर सोचा कि कंसिडर किया कि आपको पेंशन मिलेगा, वो उसको बोलते हैं कंपासियोनेट पेंशन में कंपासियोनेट अलोवेंस, वो रूल 41 में है। उस केस में भी आप सपोज आपको अलाउ कर दिया गया कंपासियोनेट अलोवेंस, कंसिडर किया कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने, तो उस केस में आप पेंशन का कुछ पार्ट को आप कम्यूट करना चाहते हो तो वहां पर मेडिकल एग्जामिनेशन का जरूरत है। और जो कॉमन है, ऑल पेंशनर्स अप्लाइंग फॉर कम्यूटेशन आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट। मैं बताया विद इन 1 ईयर ऑफ रिटायरमेंट कोई मेडिकल एग्जामिनेशन का जरूरत नहीं, और वो अब 1 ईयर हो जाता है तो मेडिकल एग्जामिनेशन का जरूरत है। तो ये सब केस में मेडिकल एग्जामिनेशन बहुत जरूरी है, राइट। चलो अभी लास्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ डिले इन प्रोसेसिंग ऑफ पेंशन पेपर्स बाय द ऑफिस ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, प्रोविजनल पेंशन कैन बी ग्रांटेड फॉर ए मैक्सिमम ऑफ डैश। यदि पेंशन पेपर में थोड़ा डिले हो गया और वहां पर प्रोविजनल पेंशन मिलेगा तो कितने दिन के लिए मैक्सिमम मिलेगा, मैक्सिमम ऑफ 6 मंथ्स। ये जो प्रोविजनल पेंशन है, सपोज कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग चल रहा है, ठीक है, कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग आप चल रहा है, तो उस केस में प्रोविजनल पेंशन मिलेगा, और वो पेंशन रूल 69 में है। और एक बार बोलता हूं, कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग चल रहा है कि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रहा है, उस केस में जो पेंशन मिलेगा वो प्रोविजनल पेंशन मिलेगा, वो रूल 69 में है, बेसिकली पेंशन रूल का। और यहां पर सपोज पेंशन पेपर डिले हो गया, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो ऑफिस है वो पेंशन पेपर सबमिट करने में थोड़ा डिले हो गया, तो वहां पर प्रोविजनल पेंशन मिलेगा, कैन बी ग्रांटेड फॉर ए मैक्सिमम ऑफ 6 मंथ्स। ये जो मेंशन है प्रोविजनल पेंशन, वो रूल 64 पेंशन रूल में है, राइट, रूल 64। तो
ये 6 मंथ्स पेंशन रूल 64 में है। और यहाँ पर कैलकुलेशन देख लीजिए कम्यूटेशन अमाउंट, जैसे लॉमसम पेबल जो फॉर्मूला है कम्यूटेशन फैक्टर इंटू 12 इंटू अमाउंट ऑफ पेंशन ऑफर्ड फॉर कम्यूटेशन, ये फॉर्मूला को आपको याद रखना है। देखिए सपोज आपका पेंशन फिक्स हुआ 21,220, आपका पेंशन ये फिक्स हुआ। कम्यूटेशन फैक्टर तो बार्थ जो डेट ऑफ बार्थ होता है उसके हिसाब से होता है, एक टेबल है, तो कम्यूटेशन फैक्टर 8.194 सपोज यहाँ पर, मगर डेट ऑफ बार्थ के हिसाब से एक टेबल है वहां पर आप देख लीजिए, यहाँ पर कम्यूटेशन फैक्टर सपोज 8.194। सपोज हम जानते हैं कि जो पेंशन फिक्स हुआ उसका मैक्सिमम 40% हम कम्यूट करेंगे। सपोज यहाँ पर 40% ऑफ पेंशन कम्यूट कर दिया गया, तो यहाँ पर जो पेंशन फिक्स है 21,220 उसका 40% ले जाइए, ₹8,488। तो यहाँ पर जो लॉमसम अमाउंट मिलेगा पेंशन को कम्यूट करने से, 40% पेंशन को कम्यूट करने से कितना मिलेगा, कम्यूटेशन फैक्टर ओके हम टेबल से निकाल दिया डेट ऑफ बार्थ के हिसाब से, इंटू 12 और इंटू जो अमाउंट ऑफ पेंशन ऑफर्ड फॉर कम्यूटेशन, यहाँ पर कितना पेंशन का कितना अमाउंट को कम्यूट के लिए किया गया ना, जो पेंशन फिक्स हुआ उसका 40%, तो ये मल्टीप्लाई करने से जो मिलेगा वो लॉमसम अमाउंट मिलेगा 8,34,609। ओके तो ये 40% करने के बाद तो ये अमाउंट मिल गया आपको। अभी जो पेंशन फिक्स हुआ ना 21,220 उसका 60% आपको पेंशन मिलेगा, राइट। तो आज इतना ही है, फिर नेक्स्ट वीडियो में और अच्छा क्वेश्चन में लाऊंगा। सो माय फ्रेंड्स, इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल असित गवर्नमेंट रूल गुरु। तो सब्सक्राइब करने से कोई बुरा नहीं है, तो सब्सक्राइब करने से आपको फिर नोटिफिकेशन मिलेगा आगे में जो मेरा अपकमिंग वीडियोज़ है। थैंक यू।